नमस्कार। देश की बात में हाजिर और पहले बात बिहार की राजनीतिक घमासान की। आरजेडी के बड़े नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि हमने नीतीश कुमार से मिलने का समय मांगा है, लेकिन उन्होंने अब तक समय नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि हमको नहीं लगता कि नीतीश ऐसी गलती दोबारा से करेंगे। और आपको बता दें, आइए सुन लेते हैं पहले शिवानंद तिवारी को कि किस तरह से वहां पर लगातार घटनाक्रम बढ़ रहा है। ये हम तस्वीरें देख सकते हैं जो राज्यपाल की हाई टी थी उस समय के दृश्य। यहाँ पे आरजेडी के नेता नहीं पहुंचे थे, नीतीश कुमार यहाँ पर मौजूद है। आइए सुन लेते हैं पहले शिवानंद तिवारी का क्या कहना है, फिर आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है उसने किस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया है भी सब लोगों ने देखा है। उसके बाद भीतर से कैसे किसी का कॉन्सायंस जो है अलाउ कर सकता है कि हम वहां जाए। इसलिए पहले आने दीजिए, किस लिए गए हैं, क्या है। मीडिया में आ रहा हाई टी है, तो हाई टी का मतलब हम बहुत समझते नहीं है। लेकिन आप लोग से दूरी तो बना रहे हैं, आपको बुलाए नहीं समय लेने पर। नीरज कुमार तो है कि हम बुलाएंगे, ऐसा नहीं है कि कहा कि हम नहीं बुलाएंगे, कहा है बुलाएंगे, और हमने आज के लिए समय मांगा है। तो वाकई ये जो असमंजस की स्थिति बिहार में बनी हुई है, साफ नहीं हो पा रहा है। सूत्रों के हवाले से पहले खबरें आ रही थी, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ और बयां करती हैं। तस्वीरें साफ दिखा रही हैं किस तरह से आज गणतंत्र दिवस समारोह था, तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दूरी बनाए बैठे थे। 1.5 घंटे का कार्यक्रम चला, तो उसमें दोनों बात नहीं हो पाई। और फिर जिस तरह से दोनों खेमों की अलग अलग बैठक हुई है। खबर अब ये भी आई है, ये हम आपको हाईटी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और कुछ देर पहले ये भी खबर आई कि किस तरह से बीजेपी ने कल अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। कल और परसों विनोद तावड़े जो बिहार सरकार में प्रभारी हैं, बिहार राज्य के प्रभारी हैं, वो कल पटना पहुंच रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत तेजी से घटनाक्रम बढ़ रहा है। आरजेडी की तरफ से तमाम कोशिशें हो रही हैं। कहा यह जा रहा है लालू प्रसाद यादव ने एक तरह से कमान अपने हाथ में ले ली है कि किस तरह से दाव आगे बढ़ा जाए, लेकिन स्थिति साफ नहीं है। और कहा यह जा रहा है कल तक स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी, क्या पता आज शाम तक साफ हो जाए। तो आइए सुन लेते मनोज झा जो आरजेडी के नेता, उनका ये कहना है कि भाई स्थिति साफ करें नीतीश कुमार, क्योंकि अब तक सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही हैं, वो अगर साफ कर देते हैं स्थिति तो अपने आप में हल निकाला जाएगा। तो गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। और आज ही तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम 3-4 जगह से झंडा फहरा के आए, तो उस हिसाब से हमारी तरफ से तो स्पष्ट है। अब ये जो संशय आप लोगों की मीडिया में चल रहा है, वो संशय हमारे लिए भी रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं, उनको भी लग रहा है ये असमंजस ठीक नहीं है, वो इसको रिजॉल्व कर। थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्या परिस्थिति बनती है उसको देखकर केंद्रीय नेतृत्व जो है और योग्य निर्णय लेगा। और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम लोग उस निर्णय का समर्थन करेंगे, उसमें सहयोग कर रहे हैं। बीजेपी के साथ आप लोग जलेबी खाइए, आज गणतंत्र दिवस है, मुंह मीठा होगा बीजेपी के साथ। जलेबी खाइए, कह तो रहे हैं गणतंत्र दिवस है, आज कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं लेंगे। जलेबी खाइए अशोक चौधरी कह रहे हैं। मनीष कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, वही समझा सकते हैं। मनीष, तो क्या हो रहा है इस समय, जरा बता दीजिए। राजनीति में जो घमासान मचा हुआ है, अशोक चौधरी कह रहे हैं कि जलेबी खाइए, कैसे समझे उनके इस बयान को? उनके इस बयान को ये समझिए कि आने वाले दिनों में भी जो सत्ता का जो सुख है या एक तरह से जो सत्ता की जो कमान है वो नीतीश कुमार के हाथों बनी रहेगी। इसलिए वो लोग जलेबी खा रहे हैं और लोगों से भी उम्मीद कर रहे हैं या अपील कर रहे हैं कि आप भी जलेबी खाएं। और बिहार की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ है कि अगले 48 घंटे के अंदर नीतीश कुमार महागठबंधन विधायक दल के नेता के रूप में इस्तीफा देंगे। फिर से वो एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और फिर वो अपना दावा पेश करके राज्यपाल के आमंत्रण पे, राज्यपाल के न्योता पर फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में एक शपथ लेंगे। यानी कि साफ है कि बिहार में नीतीश कुमार के सहयोगी बदलेंगे, लेकिन नीतीश कुमार
सत्ता की कमान या मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हीं के पास बनी रहेगी। अब ये ऐसा कदम वो क्यों ले रहे हैं, फिलहाल तो उसका एक ही कारण ये बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से जो उन्हें उम्मीद थी, खासकर कांग्रेस पार्टी से, वो उम्मीद उन्हें कहीं पूरी होती नहीं दिख रही है। वैसी परिस्थिति में उन्हें लग रहा है कि अब नरेंद्र मोदी के शरण में जाकर ही जो सत्ता में या जो फिलहाल के बिहार सरकार का जो टेन्योर है 2025 तक, उस टेन्योर को शांतिपूर्वक पूरा किया जा सकता है। और जो उनका वो लक्ष्य है शांतिपूर्वक अपने सत्ता के टर्म को पूरा करने का, वो आज की बीजेपी के साथ शायद उन्हें लगता है कि वो ज्यादा स्मूथली वो कर सकते हैं, उस लक्ष्य को पा सकते हैं, इसलिए वो ये कदम उठा रहे हैं। फिलहाल नीतीश कुमार ने मुंह नहीं खोला है और ये भी इस बार उम्मीद नहीं की जा रही है कि नीतीश कुमार जो अगर सत्ता में अपने सहयोगी का परिवर्तन करने वाले हैं, जो अब एक तरह से 100% जिसकी संभावना लग रही है, कोई इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, वैसे में उसके लिए कोई बहुत ज्यादा वो सफाई दे, क्योंकि आजकल वो मीडिया से ऐसे भी बात करने से थोड़े बचते रहते हैं। निधि। बिल्कुल मनीष, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद और आपके पास आते रहेंगे धीरे धीरे जिस तरह से आपके कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। मुझे बताया जा रहा है शिवानंद तिवारी ने कुछ और भी कहा है, आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। नीतीश कुमार से कल मेरी बातचीत हुई थी, हमने उनको टेलीफोन किया था और हमने मिलने के लिए समय मांगा था। उन्होंने कहा कि व्यस्त है, खबर आपको कराएंगे। तो हम थोड़ा हड़काए भी कि क्या बात करते हो कि मेरे लिए वहाँ ये नहीं है, कल हमको बुलाओ किसी समय। तो कल तो हम कहीं कल गणतंत्र दिवस है तो फर्स्ट हाफ में बिजी हो गए। कहा कि ठीक है हम आपको खबर करेंगे। अभी तक खबर हमको नहीं मिली और जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता है नीतीश कुमार वहां चले जाएंगे इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए कल्पना नहीं कर सकते हैं कि माने इतिहास में अपना नाम जो है किस तरह का दर्ज करवाना चाहते हैं। पूरा इतिहास देख लीजिए, उसके बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। पहले ये प्रकरण जो है इसका अंतिम नतीजा आने दीजिए, उसके बाद ही हम अभी भी इस बात के लिए भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार इधर से उधर जो है चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहाँ के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। उसके बावजूद ही आदमी कैसे साहस कर सकता है भाई? भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है उसने किस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया है भी सब लोगों ने देखा है। उसके बाद भीतर से यानी कैसे किसी का कॉन्साइंस जो है अलाउ कर सकता है कि हम वहाँ जाए। इसलिए पहले आने दीजिए, किस लिए गए हैं, क्या है। मीडिया में आ रहा हाई टी है, हाई टी का मतलब हम बहुत समझते नहीं है। और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, आपको बता दें उनका कहना है कि ये कहा कि उम्मीद है कि नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जाएंगे। आइए सुनते हैं। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। तो नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे, अखिलेश यादव को उम्मीद है, लेकिन स्थितियां परिस्थितियां कुछ और नजर आ रही हैं। हमारे सहयोगी पटना में रणवीर सिंह मौजूद है। रणवीर, आप ये बताइए इस समय कौन सी खेमों में कौन सी बैठकें हो रही हैं, क्या चल रहा है, बैठकों के लिहाज से क्या आंकलन निकाला जाए? देखिए, बैठकों की आपने बात कही, मैं मौजूद हूं तेजस्वी यादव के घर पे और तेजस्वी यादव अपने कुछ करीबी नेताओं के साथ बैठक कर रही है। भीड़ देखिए तेजस्वी के घर के बाहर। इससे पहले नीतीश कुमार थोड़ी देर पहले हाई टी पर गए थे राजभवन और सबको इंतजार था कि तेजस्वी भी आएंगे, बगल की कुर्सी पे बैठेंगे, लेकिन वो कुर्सी खाली रही। और जब कुछ मीडिया के लोग जो अंदर थे उन्होंने नीतीश कुमार से पूछा कि नीतीश जी, तेजस्वी यादव आज इस हाई टी में नहीं आए हैं, तब नीतीश कुमार ने कहा ये सवाल मुझसे नहीं, तेजस्वी यादव से पूछिए,
क्यों नहीं आए हैं। और तेजस्वी यादव चूंकि इस घर में मौजूद थे, 5 अणे मार्ग है और यहाँ पर वो लगातार बैठक कर रहे हैं। अब आपने कहा कि बिहार की राजनीतिक अपडेट की बात, तो देखिए राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है और जब बिहार की राजनीति की बात करते हैं तो बिल्कुल ही कुछ स्थायी नहीं होता है। आरजेडी और जेडीयू के जो रिश्ते हैं ये बहुत पहले से खराब थे, लेकिन जब संबंध ठीक हुआ तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अपने आप को चाचा भतीजे की तरह हर जगह ये बताने की कोशिश की कि रिश्ता बहुत अच्छा है और अब कभी भी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अचानक जैसे ही लोकसभा चुनाव की आहट हुई, एक बिहार की राजनीति में सरगर्मी हुई और पता चला कि नीतीश कुमार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। और जैसे ही ये चर्चा शुरू हुई, अचानक बैठकों का दौर शुरू हुआ। तेजस्वी यादव अपने घर में हैं, वो बैठक कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपने कुछ सहयोगियों के साथ बैठे थे, उन्होंने चर्चा की है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की दिल्ली में बैठक हो रही है और जो छोटे दल हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जीतन राम मांझी की पार्टी HAM, उनके भी अपने कुछ 4 विधायक हैं, लेकिन 4 विधायकों के बल पे वो एक तरह से किंग मेकर बनना चाहते हैं और इसलिए वो भी बैठकें कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जीतन राम मांझी कहीं जाते हुए भी दिखाई दिए। तो अगर सीटों की बात करें तो आरजेडी के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि 8 सीटें ऐसी हैं जो कम पड़ रही है। 79 है आरजेडी के पास, इसके अलावा 19 है कांग्रेस के पास, 16 है कम्युनिस्ट पार्टीज जो अलग अलग हैं, CPM, CPI और माले, इनके पास है। और इसके अलावा 4 विधायक हैं HAM के पास जो कि बीजेपी की सहयोगी है, लेकिन उसको कहा जा रहा है कि आरजेडी ऑफर कर सकती है कि आइए हम आपको एक बड़ा पद देंगे। तो एक ये समीकरण बिठाने की कोशिश बिहार की राजनीति में चल रही है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी के पास है 78। जी बिल्कुल, आपके पास आते रहेंगे। रणवीर कन्हैया बेल्लारी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पटना से। बेल्लारी जी, आपका क्या आंकलन? आपने शिवानंद तिवारी को सुना, आपने अखिलेश यादव को सुना, सुशील मोदी को भी आपने सुना। ये तो साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार ने अपना मन बना लिया है। संकेत तो सारे वहां से नजर आ रहे हैं। शिवानंद तिवारी सवाल उठा रहे हैं, क्या वाकई वो ऐसा कर सकते हैं? ये अपने आप में जो स्थिति बन रही है, क्या अब ये सरकार जाती हुई बिल्कुल साफ दिख रही है, उससे मुहर एक तरह से लग गई है? सरकार चली गई है कि अब सरकार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कंटिन्यू करेंगे, वो मुख्यमंत्री रहेंगे। सरकार खत्म हो गई है, अब महागठबंधन की सरकार या इंडिया की अब सरकार यहाँ नहीं है। ऐसे ही कहा कि है, लेकिन वो नीतीश कुमार एक तरह से चले गए हैं। वो केवल घोषणा कर रहे हैं कि हम चले आए हैं। कल वो जाकर के इस्तीफा देंगे, परसों जो है वोट लेंगे और फिर अपनी सरकार बनाएंगे, हम उसमें रहेगा। फिर जो लोग हैं, भाजपा के सारे लोग हैं, वो तो चले गए हैं। वो तो विधानसभा भंग करने के लिए अड़े हुए थे और लालू प्रसाद यादव को उन्होंने समय भी दिया। ये तो चाहते थे कि 22 तारीख को उधर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो, इधर जो है कैबिनेट से हम डिसीजन लेकर के और विधानसभा भंग करने के लिए राज्यपाल को ले, लेकिन लालू प्रसाद यादव राजी नहीं। फिर इन्होंने कहा कि ठीक है 23 को देख लीजिए, 25 को, लेकिन लालू प्रसाद यादव कहे कि हम नहीं करेंगे। अब नीतीश के पास लेकिन नीतीश कुमार उधर से हुआ है कि हम डिसॉल्व कर देंगे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन लोकसभा के साथ नहीं हम जाएंगे चुनाव में, विधानसभा के हम पहले लोकसभा का करा लेंगे और जो रिपीट परफॉर्मेंस कर लेंगे हम 19 का, 39 सीट का, इसके बाद हम 3-4 महीना के अंदर आप करा लेंगे। तब तक नीतीश कुमार CM रहेंगे। जो बात हमारे पास जो खबर है, उसके बाद ये सत्ता सौंप करके दिल्ली में जा करके आराम से कोई पद लेकर के रहेंगे। हो सकता है कि NDA का संयोजक बन जाए और कोई मंत्री पंजाब फर्नांडिस की तरह हो और संयोजक बन जाए। ये हमारे पास की इंफॉर्मेशन है। ये भी हो सकता है कि जी फिर भी क्योंकि अभी तमाम स्थितियां साफ नहीं हुई हैं। ये जानकारी भी आ रही थी, शायद अब ये पुरानी हो गई होगी, कि लालू प्रसाद यादव जीतन राम मांझी के बेटे से बात कर रहे थे। उन्होंने अभी भी एक तरह से हार नहीं मानी है, वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे ओर से सरकार बन जाए। क्या कुछ ऐसा है? हार माने या नहीं माने, वो हार मानना ही पड़ेगा। जब बीजेपी नीतीश कुमार एक साथ हो गए, केवल घोषणा करना है, मैं कह रहा हूं, तो नीतीश लालू प्रसाद यादव को हार मानना ही पड़ेगा। अभी तक नीतीश के साथ लड़ाई में, चाहे 2005 की बात, जब भी आप देखिए नीतीश कुमार जब लड़े हैं, लालू प्रसाद यादव पॉलिटिकल भिड़ंत हुई है, तो लालू प्रसाद यादव जीते नहीं है कभी, नीतीश कुमार ही जीते हैं। और मैं एक चीज और भी बता दूं, इतना पलटा पलटी हो गया, ये बिहार जो है पलटासन का, पॉलिटिकल पलटासन का राज्य हो गया है। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार अगला चुनाव बीजेपी के साथ लड़े विधानसभा का, जब भी वो लोकसभा के बाद जो बात, उसके बाद मान ले कि अगर बीजेपी CM नहीं बनाएगी तो
फिर कह देंगे फिर पलटासन में मार रहा हूं, अब मैं फिर तेजस्वी के साथ जाकर के सीएम बन जाऊंगा। और तेजस्वी भी इधर तैयार रहेंगे। देखिए जो बयानबाजी होती है, भाजपा के लोग क्या क्या एड़ी अलगा अलगा करके बोलते थे कि ये लोहे का फाटक लग गया है, तोड़ खुलेगा ही नहीं, अलीगढ़ का ताला लग गया है, उसके लिए खुलेगा नहीं, सब खुल गया। उधर भी अब कल से बोलना शुरू कर देंगे, जब इस्तीफा देकर कहते फिर लालू प्रसाद यादव भी बोलना शुरू करेंगे कि अब उसको नहीं आने देंगे, पलटू राम है, फिर वो भी स्वीकार कर लेंगे। मुझे लगता है कि भगवान ने नीतीश कुमार को इसीलिए बनाया है कि अब जाओ तुम जिंदगी भर सीएम रहो। चलिए ठीक है, आपने जो आंकलन किया है उसके लिए धन्यवाद बेलारी जी। मुझे बताया जा रहा है समय इतना है, अब बीजेपी की भी बैठकें कल शुरू हो जाएंगी और बिहार में तेजी से घटनाक्रम लगातार बदल रहा है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी प्रमाण पत्र घोटाला मामले की सीबीआई जांच के संबंध में कलकत्ता हाई कोर्ट की 2 पीठों द्वारा पारित आदेशों का स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 वरिष्ठ जजों की बेंच शनिवार को यानी कल मामले की सुनवाई करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस गांगुली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल ये विशेष सुनवाई होगी। आइए सीधे चलते अपने सहयोगी आशीष भार्गव के पास। आशीष, तो ये पूरा मामला क्या है, जरा समझाइए हमें। जी देखिए, ये कलकत्ता हाईकोर्ट में एक मामला चल रहा था फेक कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, यानी फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर। उसमें पॉलिटिकल एंगल है, उसको लेकर जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक आदेश जारी किया था कि सीबीआई को सारे दस्तावेज जो है वो राज्य पुलिस सौंपेगी और राज्य सरकार भी। लेकिन बाद में इस मामले को लेकर डिवीजन बेंच में, यानी 2 जजों की बेंच में इस मामले का जिक्र किया गया, अर्जी दाखिल की गई। तो 2 जजों की जो डिवीजन बेंच थी उसने जस्टिस गंगोपाध्याय के फैसले पर रोक लगा दी और कहा कि सौंपने की जरूरत नहीं है ये कागजात सीबीआई को। लेकिन देर रात गुरुवार को एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जस्टिस गंगोपाध्याय, वो भले ही एकल पीठ में थे, उन्होंने डिवीजन बेंच के खिलाफ ही आदेश जारी किया और कहा कि जो डिवीजन बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं जस्टिस सौमेन सेन, वो राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे हैं और ये सीबीआई को कागजात सौंपने चाहिए। ये ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पर सुमोटो लिया है, क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। और कल 5 वरिष्ठ जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। 10:30 बजे स्पेशल बेंच कल इस मामले की सुनवाई करेगी। जी बिल्कुल आशीष, धन्यवाद आपका। और सौरभ गुप्ता हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हैं। सौरभ, इस मामले का जाहिर तौर पर असर हो रहा होगा वहां पर, और इन जजेस के बीच भी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला है, वहां से क्या अपडेट? देखिए, ये जो मामला है जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय और जस्टिस सोमेन सेन के बीच में जो मामला है, इसमें कई सारे जो ऑर्डर में जो बातें लिखी गई है जस्टिस गंगोपाध्याय द्वारा, इनमें से कुछ बातें ऐसे हैं जो जजेस के प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, पर्पटेड प्राइवेट कॉन्वर्सेशन आप बोल सकते हैं, जो बातें वहां पे जो आरोप लगाए गए हैं उसके जांच तो कोई उससे ऊपर बैठे हुए अपीलेट कोर्ट वही कर सकते हैं। तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट में देखिए जस्टिस गंगोपाध्याय को लेकर पहले भी कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जो कंट्रोवर्शियल माना जाता है। जैसे कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू दे दिए थे एक चैनल को, जिसमें उन्होंने उनके सामने जो केसेस है, वो जो केसेस की सुनवाई कर रहे हैं उसके बारे में इंटरव्यू दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने तब उनको कहा था कि ही हैज नो बिजनेस गिविंग इंटरव्यूज टू केसेस बिफोर हिम। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था और उसके बाद रीअसाइनमेंट भी हुआ था। उसके बाद कुछ दिन पहले एक कोर्ट ऑफिसर को लेकर एक विवाद खड़े हुए, जिसमें कुछ दिन तक बार एसोसिएशन ने बॉयकॉट भी किया उनका कोर्ट। लेकिन ये देखिए बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं जस्टिस गंगोपाध्याय द्वारा एक फेलो जज के खिलाफ। तो ये जरूर कलकत्ता हाईकोर्ट के लिए एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, जहां पे एक जज दूसरे जज पर आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो भी अपने ऑर्डर में किसी और के केस में। बिल्कुल सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद। पेचीदा मामला है और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद होंगे, 5 जजों की बेंच है, वो इसकी सुनवाई करेगी कल।
मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र सरकार को कल सुबह 11 बजे तक का समय दिया है और कहा है कि वो 12 बजे अपने फैसले का ऐलान कर देंगे। ज्यादातर मांगे माने जाने पर उन्होंने आज मुंबई आना तो स्थगित कर दिया है, लेकिन चेतावनी दी है कि कल 11 बजे तक सरकार की तरफ से प्रस्ताव नहीं मिला तो मुंबई के लिए कूच करेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े। मराठा आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने शिंदे सरकार को कल सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। मनोज जरांगे पाटिल ने नवी मुंबई के शिवाजी चौक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही कि सरकार अगर 11 बजे तक कल ऑर्डिनेंस पास करती है कि जिन मराठा कुणबी लोगों को अब तक जिनकी प्रमाण पत्र मिले हैं ओबीसी के, उनके ब्लड रिलेशन वालों को भी ये प्रमाण पत्र जो है वो दिए जाएंगे, तो ये आंदोलन जो है वो मनोज जरांगे पाटिल वापस लेने के लिए तैयार है, यानी आज़ाद मैदान की तरफ ये कूच नहीं करेंगे। इसके अलावा भी अपने भाषण में कई तरह के मुद्दे जो है मनोज जरांगे पाटिल ने यहाँ पर रखे। जो पहली मांग उन्होंने की वो ये की कि जब तक मराठाओं को आरक्षण नहीं मिलता तब तक 100% शिक्षा जो है वो मुफ्त सरकार करे। इसके अलावा उन्होंने ये भी मुद्दा रखा कि अब तक सरकार ने उन्हें जो जानकारी दी है कि लगभग 54 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास कुणबी होने के प्रमाण पत्र मिले हैं, जिसमें से 47 लाख लोगों को ये प्रमाण पत्र जो है वो सरकार ने वितरित किए हैं। तो इसकी प्रोसेस को और तेजी से आगे बढ़ाने की मांग यहाँ पर की है। हालांकि जो आज प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की थी मनोज जरांगे पाटिल से, उसमें उन्होंने मनोज जरांगे पाटिल से बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई है, ये इस बात का भी जिक्र किया है और सरकार से विनती की है कि जल्द से जल्द जो बातें प्रतिनिधि मंडल ने उनके साथ की, अगर उस पर अमल किया जाता है तो वे आज़ाद मैदान की तरफ कूच नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऑर्डिनेंस कल सुबह 11 बजे तक नहीं आया तो वे 12 बजे यहाँ पर अपना फैसला लेकर एक बार अगर आज़ाद मैदान की तरफ निकल गए तो पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार के ऊपर प्रेशर है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या वाकई में जिस बात का जिक्र मनोज जरांगे पाटिल जो मांग कर रहे हैं वो ऑर्डिनेंस आज निकलता है या नहीं। मुंबई से कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो देश ने आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया है और इसमें एक तरह से नारी शक्ति का प्रदर्शन भी देखने को मिला। परेड से लेकर हर जगह महिलाओं का ही एक तरह से ज्यादा भागीदारी दिखी। फ्रांस की सेना का दस्ता भी देखा। सिख रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों का भी जोश देखते ही बना। अर्धसैनिक बलों के मार्चिंग दस्ते से भी महिलाओं की नजर आई और जो तमाम झांकियां थी उसमें भी महिलाओं की शिरकत ज्यादा रही। Police of Army, Navy and Air Force. और इसी के साथ गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।